हेलो फ्रेंड्स, मैं पी के मेहता अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमान क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम अपनी पहली कक्षा में राजस्थान के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इतिहास विषय को 3 कालखंडों में विभक्त करके पढ़ा जाता है। पहला है प्राचीन युग का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन युग का इतिहास और तीसरा है आधुनिक युग का इतिहास। प्राचीन युग के इतिहास के अंतर्गत हम अपनी सभ्यताओं के बारे में अध्ययन करते हैं और मध्यकालीन युग के इतिहास के अंतर्गत हम राजाओं एवं महाराजाओं के शासनकाल के बारे में अध्ययन करते हैं और आधुनिक युग के इतिहास के अंतर्गत हम अंग्रेजी शासन के दौरान होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आज हम प्रारंभ करते हैं मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। तो देखना, मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास को प्रारंभ करने से पूर्व सबसे पहले तो हमें इस मध्यकाल के समय के बारे में ज्ञात होना आवश्यक है कि मध्यकाल का समय कब से कब तक का है। तो मध्यकाल का समय है 7वीं शताब्दी के मध्य भाग से 7वीं शताब्दी के मध्य भाग से 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक का समय। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक का समय मध्यकाल का समय कहलाता है। अब देखो, यहाँ लिखा हुआ है 7वीं शताब्दी, तो इसे देखकर हमें इस शताब्दी के बारे में पता होना आवश्यक है कि इस शताब्दी का समय कौन सा है, क्योंकि कई बार सीधा सीधा परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाता है जो शताब्दियों से संबंधित होता है और इसीलिए हमें शताब्दियों की थोड़ी सी नॉलेज होनी आवश्यक है। क्योंकि अभी हाल ही वीडियो की परीक्षा में एक सवाल पूछा गया कि जैसलमेर की स्थापना कब हुई। हम सभी को अच्छे से याद था कि जैसलमेर की स्थापना 1155 ईस्वी में हुई, परंतु परीक्षा में 1155 ईस्वी ऑप्शन में ही नहीं दिया गया। तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार थे। पहला ऑप्शन था 10वीं सदी, दूसरा ऑप्शन था 11वीं सदी, तीसरा ऑप्शन था 12वीं सदी और चौथा ऑप्शन था 13वीं सदी। तो कुछ विद्वानों ने क्या किया, यहाँ 11 को देखा और अनुमान लगाया और 11 में से 1 घटा दिया और 10वीं शताब्दी को टिक कर दिया। कुछ लोगों ने पता था कि 1155 ईस्वी में स्थापना हुई है तो शताब्दी भी 11वीं ही होगी, तो 11वीं शताब्दी टिक कर दिया। कुछ ने क्या किया, 11वीं शताब्दी से अनुमान लगाया 1155 ईस्वी से और 11 में 1 जोड़ा और 12वीं शताब्दी को टिक कर दिया। और कुछ प्रतिशत ने 13वीं शताब्दी को भी टिक कर दिया। लेकिन इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है 12वीं शताब्दी। हमने इसे कैसे पहचाना? तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा शताब्दियों के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम शताब्दी का समय कब से कब तक का है। तो ईसा मसीह ने अपना बर्थडे मनाया था 1 ईस्वी को, तो 1 ईस्वी से लेकर और 100 ईस्वी तक का समय, यानी ये 100 वर्षों का समय, 1 ईस्वी से 100 ईस्वी के मध्य का समय प्रथम शताब्दी यानी फर्स्ट सेंचुरी के अंतर्गत आता है। अब आगे का समय 101 ईस्वी से 200 ईस्वी के मध्य का समय सेकंड सेंचुरी यानी द्वितीय शताब्दी के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार 201 ईस्वी से 300 ईस्वी के मध्य का समय थर्ड शताब्दी यानी तीसरी शताब्दी के अंतर्गत आता है। अब देखना, एक बात हमें बड़े गौर से पता चल रही हो कि तीसरी शताब्दी 300 ईस्वी में समाप्त हो रही है, दूसरी शताब्दी 200 ईस्वी में समाप्त हो रही है और शताब्दी मतलब 100 वर्षों का समूह। तो दूसरी शताब्दी 200 ईस्वी में तो समाप्त हो जाएगी, इससे पहले के 100 वर्ष दूसरी शताब्दी के अंतर्गत आएंगे। तीसरी शताब्दी 300 ईस्वी में समाप्त हो रही है, इससे पहले के 100 वर्ष तीसरी शताब्दी के अंतर्गत आएंगे। ऐसे ही हम किसी भी शताब्दी वर्ष का समय निकाल सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 9वीं शताब्दी। अब 9वीं शताब्दी का समय कब से कब तक का होगा? 9वीं शताब्दी समाप्त कब होगी? 9वीं शताब्दी समाप्त होगी 900 ईस्वी में, इससे पहले के 100 वर्ष यानी 801 ईस्वी। तो 801 ईस्वी से 900 ईस्वी के मध्य का समय 9वीं शताब्दी के अंतर्गत आएगा।
तो यहाँ देखना साथियों, 801 ईस्वी, फिर 802, 803, इसी प्रकार ये 899 तक चलेगा और लास्ट में जाके कितना आ जाएगा, 900 ईस्वी। तो 900 ईस्वी में नवीं शताब्दी समाप्त हो गई। इससे पहले इसका मतलब 899, 898, 897 इस प्रकार से था, यानी 8 का अंक था। तो शताब्दी में एक बढ़ जाता है, यानी 800 में चल रहा है तो सीधी सी बात है उसमें नवीं शताब्दी होगी। ऐसे ही हम बात करें, जैसे कोई वर्ष है 1857 में चल रहा है तो शताब्दी कौन सी हो जाएगी, इसमें हो जाएगी 19वीं शताब्दी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि 1857 समाप्त कब होगा, ये समाप्त होगा 1900 ईस्वी में जाके ये शताब्दी समाप्त होगी। 1898, 1899 और 1900 ईस्वी। तो 1900 ईस्वी में कौन सी शताब्दी समाप्त होगी, 19वीं। और इससे पहले के 100 वर्ष इसी शताब्दी के अंतर्गत आएंगे। तो यानी एक बढ़ जाता है शताब्दी में। जैसे वर्तमान में हम देखें 21वीं सदी का भारत चल रहा है, यानी 21वीं शताब्दी, और फिलहाल जो सन है वो है 2022। अब यहाँ कितना है, 20, और हम कहते कितना है, 21वीं सदी का भारत, यानी शताब्दी एक जुड़ जाता है। तो इसी प्रकार जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में क्या उत्तर आ जाएगा, यहाँ 1155 ईस्वी था, तो शताब्दी कौन सी हो जाएगी, ये लो मैंने +1 कर दिया और यहाँ हो गई 12वीं शताब्दी। यदि आपके ध्यान नहीं रहे तो वर्तमान की तिथि देख लेना, वर्तमान में है 2022 और सदी कौन सी चल रही है, हम सभी को अच्छे से ज्ञात है कि वर्तमान में 21वीं सदी चल रही है। तो 2022 लिखा और 21वीं सदी लिखा, 20 में एक जुड़ गया 21। तो ये हो गया शताब्दियों के बारे में। तो 7वीं शताब्दी का समय कब से कब तक हो जाएगा, तो 7वीं शताब्दी समाप्त होगी 700 ईस्वी में, और इससे पहले के 100 वर्ष यानी 601 ईस्वी से 700 ईस्वी के मध्य का समय 7वीं शताब्दी के अंतर्गत आएगा। आगे मैंने लिखा है 7वीं शताब्दी के मध्य भाग, मतलब इसके कहीं मध्य भाग, 601 से 700 ईस्वी का समय, इसका मध्य भाग यानी 650 ईस्वी के आसपास का समय 7वीं शताब्दी का मध्य भाग कहलाएगा। यदि हम एग्जैक्ट तिथि की बात करें तो ये है 647 ईस्वी। 18वीं शताब्दी का मध्य भाग कब से कब तक, ये है एग्जैक्ट तिथि की बात करें तो 1757 ईस्वी। तो हम कह सकते हैं 647 ईस्वी से 1757 ईस्वी के मध्य का समय मध्यकाल के अंतर्गत आता है। क्या इस समय कोई महत्वपूर्ण घटना हुई थी 647 ईस्वी में? बिल्कुल, इस समय हुई थी सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु, और 1757 ईस्वी में इस समय एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी प्लासी का युद्ध, और इसी प्लासी के युद्ध के तहत भारत में अंग्रेजों के शासन की नींव डली थी। तो सम्राट हर्ष की मृत्यु से लेकर प्लासी के युद्ध तक का समय मध्यकाल के समय के अंतर्गत आता है। या 647 ईस्वी से 1757 ईस्वी का समय, 1757 ईस्वी के मध्य का समय मध्यकाल के अंतर्गत आता है। या 7वीं शताब्दी के मध्य भाग से 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक का समय मध्यकाल के अंतर्गत आता है। या इसी बात को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि राजपूत काल के प्रारंभ से, राजपूत काल के प्रारंभ से मुगल काल की समाप्ति तक, क्योंकि मुगल काल की जब समाप्ति हुई उसके बाद अंग्रेजों का शासन स्थापित हो चुका था, तो मुगल काल की समाप्ति तक का समय मध्यकाल के अंतर्गत आता है। अब देखो, हम सभी को पता है 1757 ईस्वी में हमने अभी देखा, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ, और इस युद्ध के तहत भारत में अंग्रेजी शासन की नींव डली। इसके पश्चात एक युद्ध हुआ बक्सर का युद्ध। इस युद्ध के तहत भारत में अंग्रेजों का शासन स्थायी हो गया।
फिर हुई 1857 की क्रांति की घटना, और इस क्रांति के दौरान भारत के मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो 1857 की क्रांति के दौरान ये भारत के नेतृत्व करता थे। अंग्रेजों ने इसे इस दौरान गिरफ्तार कर लिया और रंगून जेल भेज दिया, तथा 1 वर्ष बाद ही अंग्रेजों ने एक भारत शासन अधिनियम पारित किया, 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। और इसके तहत अंग्रेजों ने भारत से मुगल सम्राट के पद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया और भारत पर पूर्णतः अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया। तो ध्यान रखना, अंग्रेजों की जो भारत में अंग्रेजों के शासन की नींव डली वो कब डली थी? वो डली थी 1757 ईस्वी में। तो 1757 ईस्वी के पहले का समय मध्यकाल के अंतर्गत आता है और 1757 ईस्वी के बाद का समय आधुनिक युग के इतिहास के अंतर्गत आता है। अब हम बात करें मध्यकालीन जो युग है, मध्यकालीन युग को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, अर्थात मध्यकालीन युग के इतिहास को हम 2 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। ये लो, मैंने इसे 2 चरणों में बांट दिया है। अब यहाँ हम किसी महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख करने जा रहे हैं। तो देखो, यहाँ एक महत्वपूर्ण घटना हुई और वो है 1192 ईस्वी, और 1192 ईस्वी में हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध। अब देखना, ये है 1192 ईस्वी। यदि हम इसे शताब्दी में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 1192 ईस्वी में शताब्दी कौन सी चल रही है? इस समय शताब्दी चल रही है अपनी 12वीं शताब्दी चल रही है, और 12वीं शताब्दी समाप्त होने वाली है, केवल 8 वर्ष ही शेष हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 12वीं सदी का समापन चल रहा है, यानी 12वीं सदी की समाप्ति, यानी 12वीं सदी की समाप्ति का समय चल रहा है। और ये है 1192 ईस्वी का तराइन का द्वितीय युद्ध। हम सभी जानते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया, और इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और दिल्ली पर मोहम्मद गौरी का अधिकार हो गया। यानी मोहम्मद गौरी का अधिकार होने का मतलब है कि दिल्ली पर मुसलमानों का अधिकार हो गया, और इसके पश्चात दिल्ली पर सदैव मुसलमानों का ही अधिकार रहा है। पहले प्रारंभ में सल्तनत की स्थापना हुई, बाद में मुगलों का अधिकार रहा, यानी मुस्लिमों का अधिकार रहा है दिल्ली पर 1192 ईस्वी के पश्चात। तो इसे हम इस आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग को कहेंगे प्रारंभिक मध्यकालीन, प्रारंभिक मध्यकालीन युग, और दूसरा हो गया उत्तर मध्यकालीन युग, उत्तर मध्यकालीन युग। तो प्रारंभिक मध्यकालीन युग को हम जानते हैं राजपूत काल के नाम से, राजपूत काल, और उत्तर मध्यकालीन युग को हम जानते हैं मुस्लिम शासन के युग के नाम से। अब देखो, ये हमने अभी तक मध्यकाल के बारे में पढ़ा कि मध्यकाल का समय कब से कब तक है। तो 7वीं शताब्दी के मध्य भाग से 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक का समय मध्यकाल का समय कहलाता है, या यूं हम ऐसे कहें शायद 647 ईस्वी से 1757 ईस्वी के मध्य का समय मध्यकाल का समय कहलाता है, या सम्राट हर्ष की मृत्यु से प्लासी के युद्ध के मध्य का समय मध्यकाल कहलाता है, या हम कहें राजपूत काल से मुगल काल की समाप्ति तक का समय मध्यकाल कहलाता है। अब हम मध्यकालीन युग के इतिहास को 2 भागों में बांट सकते हैं। ये लो, हमने मध्यकालीन युग को 2 भागों में बांट दिया, और यहाँ हम एक महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख करते हैं 1192 ईस्वी का तराइन का द्वितीय युद्ध। अब देखो, तराइन के द्वितीय युद्ध से पहले का समय प्रारंभिक मध्यकालीन युग, इसे हम जानते हैं राजपूत काल के नाम से। अब परीक्षा में सवाल कैसे पूछा जाएगा कि राजपूत काल का समय है,
तो राजपूत काल का समय देखना कब से कब तक है, 7वीं शताब्दी के मध्य भाग से 12वीं सदी की समाप्ति तक का समय राजपूत काल कहलाता है। या हम इसे कह सकते हैं 647 ईस्वी से 1192 ईस्वी के मध्य का समय राजपूत काल कहलाता है। यह सम्राट हर्ष की मृत्यु से तराइन के द्वितीय युद्ध तक का समय राजपूत काल कहलाता है। इसी प्रकार है मुस्लिम शासन। मुस्लिम शासन कब से कब तक है, 1192 ईस्वी से 1757 ईस्वी के मध्य का समय मुस्लिम शासन के नाम से जाना जाता है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे राजपूत काल के बारे में। अब आगे हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले राजपूत काल के बारे में। तो सबसे पहले बात करें, परीक्षा में एक ही सवाल आता है राजपूत काल से, सीधा सीधा पूछता है कि राजपूत काल का समय कब से कब तक का है। तो राजपूत काल का समय हो जाएगा कब से कब तक, ये हो जाएगा 7वीं शताब्दी के मध्य भाग से, 7वीं शताब्दी के मध्य भाग से और 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक, 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक का समय। हम पहले इसको पढ़ के जा चुके। यहाँ यदि एग्जैक्ट तिथि की बात करें, यहाँ हो जाएगा 647 ईस्वी। और 647 ईस्वी में कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी, सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु। और 12वीं शताब्दी के बारे में भी हम पढ़ चुके। 12वीं शताब्दी की समाप्ति यानी 1192 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो 647 ईस्वी से 1192 ईस्वी के मध्य का समय राजपूत काल कहलाता है। तो परीक्षा में दिक्कत क्या करता है कि जब राजपूत काल का सवाल पूछता है तो गड़बड़ यहाँ करता है, वो ऑप्शन ऐसे देता है 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से, लेकिन यहाँ प्रारंभ से नहीं है, 7वीं शताब्दी के मध्य भाग से है। 12वीं शताब्दी के मध्य भाग तक, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक। तो परीक्षा में ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, 7वीं शताब्दी के मध्य भाग से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक। एग्जामिनर सिर्फ गड़बड़ केवल यही करेगा मध्य भाग और समाप्ति तक के समय में। देखो 647 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो चुकी थी और उसके सम्राट हर्षवर्धन के समय संपूर्ण उत्तरी भारत में राजनीतिक एकता स्थापित थी। जैसे ही सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, जितने भी छोटे छोटे राज्य थे ये आपस में लड़ने लग गए और इनमें आपस में संघर्ष होने लगा। इसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप जो भी नई शक्ति के रूप में उभरा वही कहलाया राजपूत, और इन्हीं वंशों को कहा जाने लगा राजपूत राजवंश कहा जाने लगा, जिनका शासनकाल मुख्यतः 7वीं शताब्दी के मध्य भाग से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक रहा है। अब देखो आगे हम देखते हैं कि राजपूत काल के बारे में स्मिथ ने एक कथन कहा है। तो वो कथन हमें ध्यान रखना है, V.A. स्मिथ, इसने एक कथन कहा है राजपूत काल के बारे में, और इसी कथन के अंतर्गत इस समय की तिथि का भी पता चलता है। और वो कभी कभी कथन पूछ लेता है ये कथन किसका है। तो इसने कहा है वे यानी कि राजपूत सम्राट हर्ष की मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के बाद मुस्लिम शासन तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य भाग से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक का समय
राजपूत युग कहा जा सकता है। तो राजपूत काल के बारे में एक कथन ध्यान रखना है, परीक्षा में सीधा कथन आएगा एग्जाम में कि वे यानी कि राजपूत सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद मुस्लिम शासन तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य भाग से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक का समय राजपूत युग कहा जा सकता है। अब देखो वीए स्मिथ के अनुसार यदि हम बात करें कि राजपूत काल की तिथि कब से कब तक है, तो वो भी यही तिथि है कि 7वीं शताब्दी के मध्य भाग से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक का समय कहलाता है राजपूत काल। हम आगे राजपूत शब्द की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। अब देखना, ये राजपूत शब्द है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। यह राजपूत शब्द संस्कृत भाषा के राजपुत्र शब्द का अपभ्रंश है। पहले राजपुत्र शब्द का उपयोग किया जाता था, बाद में इस तरह के स्थान पर तय शब्द का प्रयोग होने लगा और यह राजपुत्र से बिगड़कर राजपूत हो गया। प्राचीन काल से लेकर और भारत में मुसलमानों के आक्रमण तक इस राजपुत्र शब्द का प्रयोग है वो केवल और केवल क्षत्रिय वर्ग के लिए किया जाता था, किसी जाति के लिए नहीं। अर्थात मुसलमानों के आगमन से पहले राजपुत्र या राजपूत जैसी कोई भी जाति नहीं थी। तो इस राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के रूप में कब से होने लगा, तो राजपूत शब्द का प्रयोग जाति के रूप में भारत में मुसलमानों के आगमन के पश्चात होने लगा था। इससे पहले हमारे यहाँ राजस्थान के शासक है केवल और केवल क्षत्रिय कहलाते थे। तो राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में कुछ इतिहासकारों ने अपने मत भी रखे हैं। जैसे एक इतिहासकार है G.H. ओझा। ये G.H. ओझा क्या कहता है, ओझा जी कहते हैं कि राजपुत्र या राजपूत शब्द का प्रयोग कोई नया नहीं है, इसका हमारे प्राचीन ग्रंथों में व्यापक रूप से उपयोग मिलता है। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, बाणभट्ट की हर्षचरित है, इसके अलावा कादम्बरी है और कालिदास का नाटक है। इन सभी में राजपुत्र और या राजपूत शब्द का प्रयोग मिलता है, लेकिन उन सभी में इस राजपुत्र शब्द का प्रयोग किसी जाति के लिए नहीं हुआ है। जैसे ही भारत में मुसलमान आए और मुसलमानों ने यहाँ अपनी सत्ता स्थापित की, तो कुछ राजपूत जो शासक थे, यहाँ के जो क्षत्रिय शासक थे, कुछ का तो राज्य बिल्कुल समाप्त हो गया और कुछ ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली और कुछ इनके अधीन सामंत या जागीरदार बनकर रहने लगे और कुछ बचे स्वतंत्र शासक जिन्होंने इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। तो जिनका राज्य छिन गया वो भी, जिन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली वो भी, जो सामंत बनकर या जागीरदार बनकर रहे वो भी, या जो स्वतंत्र शासक रहे वो भी। मुसलमानों ने इन सभी के लिए राजपूत शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से ये एक राजपूत जाति व्यवस्था प्रचलन में आ गई। तो राजपूत शब्द का प्रयोग जाति के रूप में मुसलमानों के बाद से होने लगा था। इसी प्रकार एक इतिहासकार और है जगदीश सिंह गहलोत। ये जगदीश सिंह गहलोत भी इसी बात को कहते हैं कि मुसलमानों के आगमन से पूर्व हमारे यहाँ के शासक क्षत्रिय कहलाते थे। जैसे जैसे हमारे यहाँ के क्षत्रिय शासकों का बल टूटता गया और मुसलमानों का बल बढ़ता गया और वो उनके अधीन एक सामंत के रूप में रहने लगे और इन सभी के लिए मुस्लिम शासकों ने राजपूत शब्द का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से राजपूत जाति प्रचलन में आई। तो देखना राजपूत शब्द की उत्पत्ति के बारे में। अब लिखना कैसे है इसको, तो राजपूत शब्द यह संस्कृत भाषा के राजपुत्र शब्द का अपभ्रंश है। अपभ्रंश का मतलब बिगड़ा हुआ रूप।
मुसलमानों के आक्रमण से पूर्व यहाँ के शासक क्षत्रिय कहलाते थे। तो मुसलमानों के आक्रमण से पूर्व यहाँ के शासक क्षत्रिय कहलाते थे। आगे देखना, राजपूत शब्द का जाति के रूप में प्रयोग मुसलमानों के आगमन के बाद से होने लगा। और राजपूत शब्द की उत्पत्ति के बारे में एक इतिहासकार है स्मिथ। ये क्या कहते हैं स्मिथ? स्मिथ कहता है कि राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई। तो देखना, इतिहासकार स्मिथ कहते हैं कि राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई। वैसे तो इतिहासकार स्मिथ राजपूत काल का प्रारंभ 7वीं शताब्दी के मध्य भाग से ही मानते हैं, लेकिन ये राजपूत जो जाति है इसका प्रयोग कब से होने लगा या राजपूत जाति कब प्रचलन में आई, ये कहते हैं कि 8वीं या 9वीं शताब्दी में राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के रूप में होने लगा था, अर्थात मुसलमानों के आगमन से पहले ही होने लग गया था। तो इसका कथन ध्यान में रखना है। तो देखना, राजपूत शब्द की उत्पत्ति के बारे में हमारे पास कौन कौन से सवाल बनते हैं। यह संस्कृत भाषा के राजपुत्र शब्द का अपभ्रंश है। दूसरा, मुसलमानों के आक्रमण से पूर्व यहाँ के शासक क्या कहलाते थे? यहाँ के शासक क्षत्रिय कहलाते थे, राजपूत नहीं। ध्यान रखना, राजपुत्र शब्द का प्रयोग या राजपूत शब्द का जाति के रूप में प्रयोग कब से होने लगा? तो राजपूत शब्द का जाति के रूप में प्रयोग मुसलमानों के आगमन से बाद से होने लगा। अब इतिहासकार स्मिथ के कथन के बारे में पूछा जाता है, सीधा सीधा सवाल कथन दे दिया जाता है कि राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई। यह कथन किसका है? ऑप्शन मिलते हैं कर्नल टोड, विलियम क्रूक, G.H. ओझा और स्मिथ। तो उसका उत्तर आएगा स्मिथ। साथियों, आज हमने पहली कक्षा में पढ़ा मध्यकालीन राजस्थान के बारे में कि मध्यकाल का समय कौन सा है, राजपूत काल के बारे में और राजपूत शब्द की उत्पत्ति के बारे में। यदि आप सभी को क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य करें और आपको रेगुलर रूप से कक्षाएं मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और करें तथा इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है और अगली कक्षा में हम राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।